कथा, कहानी, किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। सम्मान, प्रशंसा और पुरस्कार किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या इसकी दौड़ में आदमी सारे काम सही करता है? जब तक असलियत का पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। लीजिए प्रस्तुत है गाय डी मोपासा की फ्रेंच कहानी ला मॉर्ते की हिंदी पेशकश मरे हुए लोग। मैं उससे पागलपन की हद तक मोहब्बत करता था। आखिर कोई मोहब्बत करता क्यों है? क्यों? कितनी अजीब सी बात है कि दुनिया में आपको केवल एक ही चीज नजर आती है, दिमाग में केवल एक ही विचार चलता रहता है, दिल में केवल एक ही इच्छा रह जाती है। होठों पर एक नाम के अलावा दूसरा नाम आता ही नहीं। जिस तरह झरने में लगातार पानी बहता रहता है, उसी तरह मन की गहराइयों से निकलकर एक नाम मुंह पर आता रहता है। बिना रुके बार बार वही बात, वही नाम चारों तरफ सुनाई देने लगता है। जैसे प्रार्थना करते समय व्यक्ति लगातार बुदबुदाता रहता है, ठीक उसी तरह मोहब्बत में भी होता है। मैं आप लोगों को अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाने जा रहा हूं। प्यार की कहानियां वैसे तो एक ही जैसी होती हैं, फिर भी सुनिए। उससे मिलने के बाद दुनिया में कुछ और जैसे बचा ही नहीं था। उसके प्यार, उसकी कोमलता, उसकी बाहों और उसकी बातों में मैं पूरी तरह डूब गया था। उसकी मोहब्बत में मैं इतना दीवाना हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि इस समय रात है या दिन। कई बार तो मैं ये भी नहीं सोच पाता था कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। और फिर एक दिन अचानक वो इस दुनिया से चली गई। कैसे, मुझे नहीं पता। सच में मुझे नहीं पता है। एक शाम वो देर से घर लौटी तो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। अगले दिन से वो खांसने लगी। ये खांसी करीब एक हफ्ते तक चली और फिर वो बिस्तर पर बंध कर रह गई। उसे क्या हुआ था मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर आता था, दवाई का पर्चा लिखता था और चला जाता था। दवाइयां लगातार उसे दी जा रही थीं। एक नर्स उसका ध्यान रख रही थी। उसके हाथ पैर गर्म रहने लगे थे और माथा तपता रहता था। उसकी आंखों में अभी भी चमक थी, लेकिन उनमें दुख की छाया दिखने लगी थी। जब भी मैं उससे बात करता था वो मेरी बात का जवाब दे देती थी। अब मुझे ये भी याद नहीं कि हम क्या बातें करते थे। मैं सब कुछ भूल चुका हूं, सब कुछ। मुझे याद है कि आखिर में उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली थी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। वो जा चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे पादरी दिखाई दे रहा था। पादरी ने मेरी प्रेमिका के लिए मिस्ट्रेस शब्द का प्रयोग किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसका अपमान करना चाह रहा है। किसी की मृत्यु के बाद उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है? मैंने पादरी को हाथ जोड़कर विदा किया और दूसरे पादरी का इंतजाम किया। दूसरा पादरी भला आदमी था। मेरी प्रेमिका के संबंध में उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अंतिम संस्कार के समय आए हुए लोग मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे आज भी अगर कुछ याद है तो वो है ताबूत में कीलें ठोके जाने की आवाज। ताबूत को धीरे धीरे कब्र में उतारा गया और फिर सब कुछ खत्म। अंतिम विदाई हो चुकी थी। उसके दोस्त भी आए थे। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैं वहां से चला आया। गली मोहल्लों से होता हुआ मैं अपने घर वापस आ गया। अगले ही दिन मैं एक लंबी यात्रा पर निकल गया। लंबे समय के बाद कल ही मैं वापस पेरिस पहुंचा था और जैसे ही मैंने हमारा कमरा देखा, मेरे मन पर दुख के बादल छा गए। हमारा बिस्तर, हमारा कमरा, हमारी हर चीज, सब कुछ वहीं पर था। मौत के बाद भी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें वहीं तो रह जाती हैं। मेरा मन इतने दुख से भर गया था कि मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं खिड़की खोल के नीचे गली में छलांग लगा दूं। मैं इन चीजों के साथ अब रह ही नहीं सकता था। मैं उन चार दीवारों के बीच कैसे रह पाऊंगा जिन्होंने कभी उसे आश्रय दिया था। उसकी सांसों और उसके शरीर के हजारों लाखों अणुओं के अवशेष अभी तक इसी कमरे में थे। मैंने अपना हैट लिया और मैं बाहर जाने की सोचने लगा।
मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ चला, मुझे वो बड़ा सा शीशा दिखाई दिया जिसमें वो खुद को देखा करती थी। घर से बाहर जाते समय वो सिर से पांव तक इस शीशे में खुद को निहारती थी। जूतों से लेकर अपने हैट और अपने कपड़ों पर वो इसी शीशे में नजर डालती थी। मैं शीशे के सामने ठिठक गया। इसी शीशे में उसने सैकड़ों बार खुद को देखा था। मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो शीशे ने उसकी किसी छवि को अपने पास रख लिया हो। मेरी आंखें शीशे में कुछ ढूंढ रही थीं। चमकदार समतल शीशा खाली सा था। मुझे शीशे से बहुत लगाव महसूस हो रहा था। मैंने शीशे को छुआ, वो एकदम ठंडा था। ओह, ये यादें, ये दुखी शीशा, कितनी परेशानी देते हैं ये सब। वही आदमी सबसे सुखी है जो सब कुछ भुला देता है। पहले जो कुछ भी घटित हुआ उसे याद नहीं रहता। मैं बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल आया। मुझे पता भी नहीं चला और मैं कब्रिस्तान की तरफ चला आया। मैं उसकी सीधी सादी सी दिख रही कब्र के पास पहुंचा। कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा हुआ था, उसने मोहब्बत की, उससे भी मोहब्बत की गई और फिर वो हमेशा के लिए चली गई। मैं उसकी कब्र पर सिर टिकाए रो रहा था। वो यहीं नीचे दफन है, वो अब तक मिट्टी में मिल गई होगी। मैं सिसकियां ले रहा था। मैं बहुत देर तक वहीं पर बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। अचानक मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा पैदा हुई, एकदम पागलपन वाला विचार। मैं सोच रहा था कि मैं आज की सारी रात आखिरी बार अपनी प्रेमिका की कब्र पर बिताऊंगा, लेकिन कोई ना कोई तो मुझे देख ही लेगा। मुझे कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं परेशान था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। मैं चुपचाप उठा और इधर उधर देखने लगा। मुझे लगा कि यह कब्रिस्तान एक छोटे से कस्बे जैसा है। मैं पैदल चलता हुआ सोच रहा था कि जिन शहरों में हम रहते हैं उससे ये कितना छोटा है। इसके बावजूद जिंदा लोगों की तुलना में मरने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है। हम अपनी 4 पुश्तों के लिए ऊंचे ऊंचे मकान और चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारी 4 पीढ़ियों ने भी उसी तरह पानी पीना है, रोटी खानी है और दिन रात देखने हैं जैसे हमने किया है। हमारे जो पुरखे अब तक दुनिया छोड़ के चले गए हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। धरती ने फिर से अपने में उनको समा लिया और वो समाप्त हो गए हमेशा के लिए। चलते चलते मैं कब्रिस्तान के पुराने वाले हिस्से में आ गया। यहाँ काफी समय से जो लोग जमीन में दफन हैं वो मिट्टी में मिल गए होंगे। कब्र पर लगे सलीबे भी अब टूट फूट रही थीं। जल्दी ही इस जगह नए लोगों को दफन कर दिया जाएगा। यहाँ पर गुलाब की कुछ झाड़ियां थीं और साइप्रस के मजबूत पेड़ खड़े थे। दफन लोगों से अपनी खुराक लेकर पनपा ये बगीचा सुंदर तो था पर उदास लग रहा था। मैं एकदम अकेला था। मैंने अपने को एक पेड़ की हरी और घनी पत्तियों के बीच छिपा लिया। मैं डालियों से उसी तरह चिपका रहा जैसे किसी टूटे हुए जहाज के किसी टुकड़े पर कोई आदमी डूबने से पहले चिपक जाता है। जब अंधेरा काफी बढ़ गया मैं चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आया। मैं मृत लोगों के बीच हल्के हल्के चल रहा था। काफी देर से मैं पूरे ध्यान से उसकी कब्र ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई। मैं एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह रात के अंधेरे में कब्रों को टटोल रहा था। मेरे हाथ पत्थरों, लकड़ी के बने क्रॉस और धातु की रेलिंग से टकरा रहे थे। कब्र पर रखे हुए सूखे फूल भी मेरे हाथों पर लग रहे थे। अपने हाथों से टटोलकर मैं कब्र पर लिखे नामों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार रहा। मुझे उसकी कब्र नहीं मिल पाई। आसमान में आज चांद भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ कब्र ही कब्र थी और उनके बीच बने पतले से रास्ते पर मैं चल रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था। इन्हीं कब्रों में से एक के पास मैं बैठ गया। मुझसे चला नहीं जा रहा था। मेरे घुटने जवाब दे गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी मुझे कुछ और भी सुनाई दिया। ये किस चीज की आवाज है? बिल्कुल अनजान सी अजीब सी आवाज थी। मुझे लगा कि कहीं ये आवाज मेरे दिमाग से तो नहीं आ रही, कहीं ये जमीन में दफन लोगों की आवाज तो नहीं है। मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर तक वहां पर बैठा रहा।
पूरी तरह से डरा हुआ, ठंड में कांपता हुआ मैं चिल्लाने को तैयार था। मुझे लग रहा था कि मौत मेरे आसपास ही है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं कब्र के जिस पत्थर पर बैठा हुआ हूं वो खिसक रहा है। हाँ, ये सच में खिसक रहा था। मैं एक झटके से उठा और बगल वाली कब्र के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि मैं जिस कब्र पर बैठा हुआ था उसका पत्थर खिसका ही नहीं था बल्कि उठ भी गया था, और तभी उस कब्र में दफन मुर्दा दिखाई देने लगा। ये कंकाल जैसा था और दो पत्थरों को खिसकाने के लिए अपनी पीठ का सहारा ले रहा था। हालांकि अंधेरा बहुत गहराया हुआ था, पर मैं उस कंकाल को साफ साफ देख सकता था। उस कब्र पर लगे हुए पत्थर पर लिखा था, ये कब्र जैक्स ओलिवों की है, जो 51 साल की उम्र में इस धरती से विदा हो गया था। जैक्स अपने परिवार को प्यार करता था। वो दयालु और सम्मानित व्यक्ति था। अपनी कब्र से बाहर निकल आए उस कंकाल ने भी कब्र पर लिखे इन वाक्यों को पढ़ा। फिर उसने रास्ते में पड़े एक नोकदार पत्थर को उठाया और अपनी कब्र पर लिखी इबारत को खुरचने लगा। उसने सभी अक्षरों को मिटा दिया। फिर उसने अपनी उंगली की हड्डी से पत्थर पर चमकदार अक्षरों से लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा, यह कब्र जैक्स ओलिवों की है, जो 51 साल की उम्र में इस धरती से विदा हो गया था। उसकी नजर अपने पिता की संपत्ति पर थी, इसलिए उसने अपनी क्रूरता से अपने पिता को मार डाला। इसने अपनी पत्नी को बहुत कष्ट दिए और अपने बच्चों को बहुत दुख पहुंचाए। इसने अपने पड़ोसियों को धोखा दिया और सभी को ठगा। जब इसकी मौत हुई तो ये बहुत दुख और कष्ट में था। इसके बाद वो मृत व्यक्ति चुपचाप खड़ा होकर उस सब को पढ़ने लगा जो उसने अभी लिखा था। मैंने घूम के चारों तरफ देखा तो सभी कब्रों को खुला हुआ पाया। सभी मरे हुए लोग अपनी कब्र से बाहर आकर पत्थर पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के द्वारा लिखे गए संदेशों को पढ़ रहे थे। वो कब्र के पत्थर पर खुदे शब्दों को मिटा रहे थे और उनकी जगह अपनी अपनी सच्चाई लिख रहे थे। मैंने देखा कि लगभग सभी लिख रहे थे कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को परेशान किया था। उनके मन में दुर्भावना थी, वो बेईमान थे, उन्होंने चोरी की थी, धोखा दिया था। वो झूठे, पाखंडी और ईर्ष्यालु थे। ये वही लोग थे जिनकी कब्र पर लिखा था कि ये जिम्मेदार बाप थे, वफादार पत्नी थी, समर्पित बेटे और पवित्र बेटियां थीं। इन लोगों को ही ईमानदार व्यापारी बताया गया था और कहा गया था कि समाज में उनकी निंदा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी अपनी कब्र से बाहर निकलकर सभी मरे हुए लोग सच्चाई लिख रहे थे। अपने बारे में वो उस सत्य को लिख रहे थे जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। हो सकता है कि अपने जिंदा रहते हुए उन्हें इसके बारे में पता भी हो, लेकिन वो जानबूझकर अनजान होने का नाटक करते रहे। मैं सोच रहा था कि उसने भी जरूर कुछ लिखा होगा। अचानक मेरा सारा डर गायब हो गया। मरे हुए लोगों, कंकालों और खुले हुए ताबूतों के बीच मैं पागलों की तरह उसकी कब्र ढूंढने लगा। मुझे विश्वास था कि उसकी कब्र मुझे जरूर मिलेगी, और तभी वो मुझे दिखाई दी। उसका चेहरा भी मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं उसे पहचान गया। मुझे उसकी कब्र पर लगा वो पत्थर भी दिखाई दिया जिस पर कुछ देर पहले लिखा था, उसने मोहब्बत की, उससे भी मोहब्बत की गई और फिर वो हमेशा के लिए चली गई। लेकिन अब उसकी कब्र पर लिखा हुआ था, बारिश में अपने प्रेमी को धोखा देकर किसी और से मिलने के लिए वो चली गई थी। भीगने के कारण वो बीमार पड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। मैं कब्र के ऊपर बेसुध हालत में गिर पड़ा। लगता है लोगों ने सुबह मुझे वहीं से उठाया था। मरे हुए लोग। अभी आप गाय डी मोपासा की फ्रेंच कहानी ला मॉर्ते की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। नमस्कार।